नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। कल हमने समाप्त किया था नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमने कल ही घोषणा कर दी थी, कल ही अनाउंस कर दिया था कि हम लोग कल पढ़ेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बारे में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही डीपली इसका अध्ययन इस चैप्टर का करना है, क्योंकि ये भारतीय संविधान का स्रोत है, भारतीय संविधान की आत्मा है और भारतीय संविधान के लिखे जाने के विभिन्न उद्देश्यों को प्रस्तावना में ही इंगित किया गया है। कभी आपने सोचा है कि प्रस्तावना क्या चीज होती है? प्रस्तावना को हम प्रस्तावना, भूमिका, प्राकथन, प्रीएम्बल कई नामों से जानते हैं। आपने देखा होगा कोई भी बुक आप खोलेंगे, कोई भी पुस्तक आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उस पुस्तक के दूसरे तीसरे पृष्ठ पे प्रीएम्बल लिखा होता है या भूमिका, प्राकथन, उद्देशिका, इस तरीके से कोई न कोई शब्द लिख के वहाँ पे कुछ लिखा गया होता है। तो आपने गौर किया होगा कि वहाँ क्या लिखा गया होता है। वहाँ पे लेखक के द्वारा, उस पुस्तक के लिखने वाले राइटर के द्वारा, रचयिता के द्वारा उस पुस्तक के लिखे जाने के विभिन्न उद्देश्यों को उसमें इंगित किया गया होता है। उद्देश्यों से क्या मतलब है? उद्देश्यों से यहाँ मतलब है कि वो जो राइटर होता है, पुस्तक का लेखक होता है, वो अपने पाठकों को, अपने पुस्तक पढ़ने वालों को क्या संदेश देना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, वो अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहता है, क्या उसका एम है, क्या ऑब्जेक्ट है, इन सब चीजों को प्रस्तावना में लिखा गया होता है। तो उसी तरीके से जब हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा तो संविधान लिखे जाने के पहले सबसे पहले उन्होंने क्या किया? संविधान लिखे जाने के पहले सबसे पहले उन्होंने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान की आत्मा हम कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? आपने पढ़ा होगा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने प्रीएम्बल को, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ओके, एक और चीज आता है कि किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्योंकि आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है, प्रीएम्बल क्या है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, एक एक शब्दों को अपने दिमाग में बैठाइए, इसको कंठस्थ कीजिए। क्या है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय प्रदान करने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इसे अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। ओके, हमने आपको क्या बताया, कहां से स्टार्ट होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है हमें तीन चीजों से परिचित कराती है। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें भारतीय संविधान के स्रोत को बताती है। किसको बताती है? भारतीय संविधान के स्रोत को बताती है। भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। देखिए क्या है भारतीय संविधान का स्रोत? हम भारत के लोग
हम भारत के लोग। ओके, ये क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत है। क्या है ये? भारतीय संविधान का स्रोत। ओके, देखिए यहां पे एक बार और आप सुन लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, हमने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें तीन चीजें बताती है। पहला बताती है संविधान का स्रोत। क्या है संविधान का स्रोत? हम भारत के लोग। कभी आपने सोचा है कि हम भारत के लोगों को संविधान का स्रोत क्यों कहा जाता है? संविधान का स्रोत हम भारत के लोगों को इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान हम भारत के लोगों के द्वारा ही लिखा गया है। भारतीय संविधान को किसने लिखा था? संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों के द्वारा मिलकर बनने वाली विभिन्न समितियों के सदस्यों के माध्यम से लिखा गया था। और जो संविधान सभा में 389 सदस्य थे, वो सदस्य, उन सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? उन सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। और विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों को किसने चुना था? भारत की जनता ने चुना था, भारत के लोगों ने चुना था। तो एक तरीके से संविधान लिखे जाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? भारत की जनता के द्वारा किया गया। इसलिए कहा जाता है कि संविधान का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग हैं। तो पहला तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें बताता है कि संविधान का स्रोत क्या है। और दूसरा क्या बताता है? दूसरा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें संविधान लिखे जाने के विभिन्न उद्देश्यों को बताता है, एम्स को बताता है, ऑब्जेक्ट को बताता है। तो किस उद्देश्य से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा? इस उद्देश्य से लिखा कि भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना हो सके। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इट मींस की सॉवरेंटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को हम क्या कहते हैं? सॉवरेंटी कहते हैं। अर्थात हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को इस उद्देश्य से लिखा कि भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की स्थापना हो सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखा कि भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना हो सके, एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना हो सके, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हो सके, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय प्राप्त हो सके, 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, 2 प्रकार का अवसर प्राप्त हो सके, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त हो सके, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व की भावना का विकास हो सके। बंधुत्व मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारा। भाईचारा का मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन किस उद्देश्य से रहेंगे? इस उद्देश्य से रहेंगे कि भारत में भारत की जो एकता एवं अखंडता, यूनिटी एवं इंटीग्रिटी है, वो अक्षुण्ण बनी रहे। क्या लिखा गया है यहाँ पे? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली व्यक्ति की गरिमा। हम इस उद्देश्य से भाईचारे की भावना से रहेंगे कि किसी भी व्यक्ति कि गरिमा, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा को चोट ना पहुंचे। तो इतने ढेर सारे उद्देश्यों से हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा। तो हमने आपको बताया, पहला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें संविधान का स्रोत बताती है। क्या है संविधान का स्रोत? हम भारत के लोग। दूसरा, विभिन्न उद्देश्यों को बताती है। अभी मैंने बताया वो कौन कौन से उद्देश्य हैं, इस पर आगे भी हम विशद रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें यह बताती है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम कब लागू हुआ। भारतीय संविधान सर्वप्रथम 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ। कब भारतीय संविधान सबसे पहले लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ। लेकिन इस दिन भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद लागू नहीं किए गए। सिर्फ अंतरिम संसद, नागरिकता एवं निर्वाचन से संबंधित 16 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया। कहीं कहीं 15 अनुच्छेद भी दिया गया रहता है।
तो ये 16 है, 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिस डेट को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो देखिए प्रस्तावना का हमारे संविधान के लिए कितना ज्यादा महत्व है। क्या कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता का क्या मतलब होता है? सॉवरेनिटी। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को इस उद्देश्य से लिखा, इस एम से लिखा, इस ऑब्जेक्ट से लिखा कि भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना हो सके। अब आप पूछेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से क्या तात्पर्य होता है? ये आपकी प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से क्या तात्पर्य होता है। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से तात्पर्य होता है कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तथा अब हम अपनी वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये प्री का क्वेश्चन है। अगर पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से क्या तात्पर्य है, तो आपको किस ऑप्शन पर निशान लगाना है? आपको लगाना है कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। अब हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तथा अब हम अपनी वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपके प्रीलिमिनरी में पूछेगा, चाहे आपके एपीओ का एग्जाम हो, चाहे आपका एनी स्टेट जुडिशरी हो, चाहे एनी स्टेट एचजेएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, या आपका जीएस का पेपर हो, चाहे लॉ का पेपर हो, दोनों पेपर में ये बार बार पूछा गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से क्या तात्पर्य है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता से तात्पर्य होता है कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं तथा अब हम अपनी वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले हम क्या थे? पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे। भारत क्या था? भारत एक औपनिवेशिक राष्ट्र था। पहले हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। हमारे निर्णय किसके निर्णय होते थे? हमारे निर्णय अंग्रेजों के निर्णय होते थे। पहले हम अपनी वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन अब हम क्या हैं? इतना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो चुके हैं, इतना मजबूत हो चुके हैं कि अब हम अपना निर्णय भी स्वयं लेते हैं। और निर्णय लेने के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? भारत के कूटनीतिक संबंधों को, राजनीतिक संबंधों को तय करता है। अर्थात अब हम कोई काम करें, चाहे मेरा कोई प्रतिनिधि काम करे, तो राष्ट्रपति कौन है? हमारा ही प्रतिनिधि है, हमारे आपके द्वारा ही प्रत्यक्ष मतदान से चुना हुआ हमारा प्रतिनिधि है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही वैदेशिक एवं कूटनीतिक नीतियों, कूटनीतिक संबंधों को तय किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राजदूतों की नियुक्ति की जाती है, दूसरे देश के राजदूतों का स्वागत किया जाता है। तो अब हम इतना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो चुके हैं
कि अब भारत दिन प्रतिदिन एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका है और हो रहा है। नेक्स्ट, क्या हमारे संविधान निर्माताओं का भारतीय संविधान लिखे जाने का उद्देश्य था? भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना हो चुके, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी का मतलब क्या होगा? सोशलिज्म। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अब आप कहेंगे समाजवाद किस चिड़िया का नाम है? समाजवादी से क्या तात्पर्य होता है? देखिए ये भी आपके प्री में बार बार पूछता है। समाजवाद से क्या तात्पर्य होता है? समाजवाद से तात्पर्य होता है कि हम सब एक समान जीवन यापन कर सकें। लेकिन आपको प्री में किस ऑप्शनल पे निशान लगाना है? समाजवाद का मतलब होता है कि देश की संपत्ति पर सोशलिज्म का मतलब होता है देश की संपत्ति पर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो सके। आपको इसी ऑप्शनल पे निशान लगाना है। किस ऑप्शनल पे? देश की संपत्ति पर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो सके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? देश की संपत्ति पर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो सके। अब कैसे? जब देश की संपत्ति पर राष्ट्र का, सरकार का नियंत्रण स्थापित होगा तो भारत में कैसे समाजवाद का उदय होगा? कैसे सब लोग एक समान जीवन यापन करेंगे? अब इसको आप समझिए, समझने की चीज है, आपसे साक्षात्कार में पूछा जा सकता है। देखिए जब देश की संपत्ति पर, देश की भौतिक संपत्ति पर जब ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित होगा तो जो भी सरकारी विभाग चल रहे हैं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं पे जब सरकार का नियंत्रण होगा तो उन योजनाओं का लाभ समाज के गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लोग उठा सकेंगे। और उन योजनाओं का लाभ जब समाज के गरीब, शोषित, मध्यम, वंचित वर्ग के लोग उठाएंगे तो उनका विकास होगा, वो भी क्या होंगे? मजबूत होंगे। और भारत से क्या होगा? अमीरी और गरीबी की बीच की खाई समाप्त होगी। जब समाज के गरीब, शोषित एवं वंचित मध्यम वर्ग के लोग मजबूत होंगे तो क्या होगा? अपने आप भारत से गरीबी एवं अमीरी की बीच की खाई समाप्त होगी। जब गरीबी एवं अमीरी की बीच की खाई समाप्त होगी तो क्या होगा? सब लोग एक समान जीवन यापन करेंगे। और जब सब लोग एक समान जीवन यापन करेंगे तो भारत में क्या होगा? समाजवाद का उदय होगा। इसीलिए इसी ऑप्शनल पे निशान लगाया जाता है कि समाजवाद से क्या मतलब है? देश की संपत्ति पर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो सके। जब आगे आपको हम नीति निदेशक तत्व पढ़ाएंगे, भाग 4 पढ़ाएंगे। हमने कल भी आपको बताया था कि भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस उद्देश्य से जोड़ा गया है भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। वो इस उद्देश्य से जोड़ा गया कि भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ये जो भाग 4 है ऐसी नीतियां एवं सिद्धांत हैं जिनको कि देश की विधियों का निर्माण करते समय विधायिका का, सरकार का कर्तव्य है कि वह इन नीतियों एवं सिद्धांतों के अनुसार ही विधि का निर्माण करे। तो इस भाग 4 में जब आपको हम भाग 4 पढ़ाएंगे तो एक आर्टिकल है 39B। 39B क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, बार बार प्री में भी पूछा जाता है। 39B कहता है कि राज्य ऐसी विधियों का निर्माण करेगा जिससे
कि राज्य अपने भौतिक संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करेगा, राज्य अपने भौतिक संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करेगा जो कि सामूहिक वर्ग के हितों के विकास का सर्वोत्तम मार्ग हो। जो कि सामूहिक वर्ग, यहां सामूहिक वर्ग से क्या मतलब है, समाज के गरीब, शोषित, वंचित एवं मध्यम वर्ग के लोगों के विकास का सर्वोत्तम मार्ग हो। राज्य इस प्रकार की विधियों का निर्माण करेगा। तो इस तरीके की विधियों को, इस तरीके के सिद्धांतों को, इस तरीके की नीतियों को भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया है? इसी प्रस्तावना का जो हमारा उद्देश्य है कि भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना हो सके, इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस तरीके की नीतियों एवं सिद्धांतों एवं विधियों को शामिल करने की बात भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है। अब देखिए, एज ए एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैसे सरकारी जो योजनाएं चलती हैं और सरकारी विभाग चलते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, कैसे सरकार नियंत्रण स्थापित करता है। सरकार क्या करता है, टैक्स लगा देता है, इनकम टैक्स हुआ और बिक्री कर हुआ, जीएसटी हो गया। इसके अलावा देखिए मोदी जी ने क्या किया है, अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा लेके बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला आपसे पूछेगा कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ योर मनी, इस पैसे का आपका स्रोत क्या है, ये आपकी कहाँ से ये पैसा अर्न करके ले आए हैं, कहाँ से ये पैसा आप कमा के ले आए हैं। आप एक बार झांसा दे सकते हैं, 2 बार झांसा दे सकते हैं बैंक वालों को, उसका प्रूफ झांसा दे के दिखा सकते हैं, लेकिन आप बार बार नहीं कर सकते हैं, आप बार बार चीटिंग नहीं कर सकते हैं। आपको आपका लीगल जो सोर्स है आपके पैसा कमाने का, आपको उसको बताना पड़ेगा। अब आप अगर इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, अवैध तरीके से पैसा कमाते हैं और उसे बैंक में आप रख नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को घर में रखेंगे, फर्श के नीचे रखेंगे, दीवार के भीतर रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, बेड के नीचे रखेंगे। मोदी जी क्या करेंगे, फिर से नोटबंदी लेते आएंगे। क्या करेंगे मोदी जी, फिर से नोटबंदी लेते आएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, कूड़े के भाव से उस पैसे को पार्क में और रोड पे फेंकेंगे। तो इस तरीके की योजनाओं को सरकार क्यों चला रहा है, इस तरीके की योजनाओं को सरकार इसी उद्देश्य से चला रहा है कि देश की संपत्ति पर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित हो सके, चाहे वो नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। इसी तरीके से सरकार क्या कर रही है, सरकार टैक्स लगा दे रही है। अभी मैंने बताया कि सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इस तरीके के टैक्स लगा के फिर मोदी जी ने क्या किया, काला धन वापस ले आओ योजना चलाया है। इससे क्या होगा, आप स्विस बैंक में और अमेरिकी बैंक में, स्विट्जरलैंड के बैंक में अगर आप इलीगल पैसा रखते हैं तो मोदी जी ने वहाँ पर भी उन बैंकों में जो इस तरीके के लोगों ने अपने खातों को खोल रखा, उसकी सरकार क्या करा रही है, जांच करा रही है। अगर आप इलीगल पैसा कमाते हैं तो सरकार उसकी जांच करा के उस पैसे को जब्त कर लेगी और उस पैसे को समाज के गरीब, शोषित एवं वंचित वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए लगाएगी। तो सरकार ने इस तरीके से योजनाओं को चलाकर क्या किया है, देश की संपत्ति पर ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया है और सरकार इसमें सफल भी हो रही है। ओके, तो ऐसा क्यों सरकार कर रही है, क्योंकि भारत में समाजवाद की स्थापना हो सके। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बताई, आप धीरे धीरे सनह गति से एक एक चीजों को समझिए। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी विद्यार्थी प्रिएम्बल को समझ गया उसको आगे संविधान समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसी प्रिएम्बल में भारतीय संविधान के सारे उद्देश्यों को इंगित किया गया है। वो सारे एम्स, वो सारे ऑब्जेक्ट बताए गए हैं जिन एम्स और ऑब्जेक्ट से हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को लिखा है। तो अभी तक मैंने आपको 3 चीजें बताई, आप दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, संविधान का स्रोत बताया। संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं। संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था। हमारे संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेनिटी कंट्री का स्थापना हो सके। फिर नेक्स्ट मैंने क्या उद्देश्य बताया, भारत में एक समाजवादी राज्य की स्थापना हो सके। अब इसके बाद देखिए हमारे संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि भारत में पंथ निरपेक्षता अर्थात सेक्युलरिज्म की स्थापना हो सके। क्या हो सके, भारत में सेक्युलरिज्म
सेक्युलरिज्म अर्थात पंथ निरपेक्षता की स्थापना हो सके। अब आप कहेंगे, बहुत लोग जानते होंगे भाई आप मेंस दे रहे हैं, बहुत लोग मेंस दे रहे होंगे, बहुत लोग एचएस दे रहे होंगे, सबको पता होगा, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो फाउंडेशन कोर्स के लिए आए होंगे, उनको बेसिक चीज़ें ना पता होंगी, इसलिए ऐसे विद्यार्थी ध्यान से सुने। देखिए, पंथ निरपेक्षता से मतलब होता है हमको सबको लेके चलना है, इसलिए एक एक चीज हमें बतानी है। ओके, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य होता है सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म से तात्पर्य होता है कि हमारे देश का कोई राज्य धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई राज्य धर्म नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? इट मीन्स कि पंथ निरपेक्षता का क्या तात्पर्य होता है, आपको किस आसमान पे निशान लगाना है कि हमारे देश का कोई राज धर्म नहीं है। इट मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों की मान्यता है, हमारे देश में सभी धर्मों की मान्यता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ओके, फ्रेटर्निटी बंधुत्व की भावना का क्या तात्पर्य है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि हमारे देश का कोई राज्य धर्म नहीं है। इसी पंथ निरपेक्षता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के मूलाधिकार को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? धार्मिक स्वतंत्रता के मूलाधिकार को जोड़ा है। राइट्स टू रिलीजन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, जब आपको हम अनुच्छेद 25 पढ़ाएंगे तो देखिए अनुच्छेद 25 कहता है, अनुच्छेद 25 की स्टार्टिंग ही होती है कि लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार है, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। इस स्वतंत्रता पर भी लोक व्यवस्था सदाचार एवं स्वास्थ्य के आधार पर रोक एवं निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इट मीन्स कि हमें, आपको, सबको, किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी भी अन्य धर्म के सिद्धांतों में यदि विश्वास होता है, उस धर्म के जो उपदेश है उनमें उनकी आस्था होती है, तो वह व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। न केवल स्वेच्छा से वह अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, बल्कि वह व्यक्ति उस धर्म का आचरण भी कर सकता है। जैसे आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को आत्मसात करते हैं, तो आप हिंदू धर्म से संबंधित पूजा पाठ, कथा, हवन, प्रवचन, जितने भी आचरण हैं हिंदू धर्म के पूजा करने के, उसको करने की क्या है? आपको स्वतंत्रता है, आपको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई व्यक्ति आपके इस फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन करता है, इट मीन्स कि आपको ऐसा करने से रोकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी इस फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहां जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत याचिका दाखिल कर सकते हैं।
ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे संविधान निर्माताओं के एक उद्देश्य भारतीय संविधान को लिखे जाने का यह था कि भारत में भारतीय संविधान के द्वारा एक सेक्युलर कंट्री की स्थापना की जा सके, एक पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जा सके, और पंथनिरपेक्षता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार जोड़ दिया। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हमें कभी भी किसी धर्म को मानने, अंतःकरण से स्वीकार करने, अगर आपका किसी धर्म में विश्वास होगा तभी तो आप उसको अंतःकरण इट मींस आत्मा से स्वीकार करेंगे, उस धर्म से संबंधित आचरण करेंगे। यदि आपका मुस्लिम धर्म में विश्वास है, आस्था है, उसके सिद्धांतों में विश्वास है, तो आप मुस्लिम धर्म से संबंधित कर्मकांड, आचरण, रोजा, नमाज, ज़कात इत्यादि कर सकते हैं। अगर आपका क्रिश्चियनिटी में फेथ है तो आप चर्च जा सकते हैं। यदि आपका सिख धर्म में विश्वास है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप गुरुद्वारा जा सकते हैं। बौद्ध धर्म में विश्वास है, आप मठ विहार में जा सकते हैं, बौद्ध जैन टेम्पल में जा सकते हैं अगर आप जैन हैं तो इट मीन्स कि अनुच्छेद 25 हमें किसी भी धर्म के न केवल आचरण करने के, कर्मकांड करने के, पूजा पाठ करने के, बल्कि उस धर्म के प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है, व्यक्ति को प्राप्त है। देखिए, व्यक्ति को प्राप्त है, इट मीन्स कि भारतीयों को भी प्राप्त है, विदेशियों को भी प्राप्त है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिश्चियन सोसाइटी वाले भारत में आते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो हम आपको उनको रोक नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी ये फंडामेंटल राइट्स है, ये व्यक्ति को प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे संविधान निर्माताओं का भारतीय संविधान लिखे जाने का क्या उद्देश्य है? भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हो सके। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है, जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसने कहा इस स्टेटमेंट को? जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा अब्राहम लिंकन ने कहा है। ये भी आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो फाउंडेशन कोर्स को कर रहे हैं, जो बेसिक से आ रहे हैं बच्चे, वो जान ले इस स्टेटमेंट को किसने कहा है। इस स्टेटमेंट को अब्राहम लिंकन ने कहा है। क्या कहा है? जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। भारत में जब संविधान लिखा गया तो हमारे संविधान निर्माताओं का संविधान लिखे जाने का क्या उद्देश्य था? हमारे संविधान निर्माताओं के संविधान लिखे जाने का एक अन्य उद्देश्य ये था कि भारत में एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की जा सके। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा। और गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि अब हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। रिपब्लिक का मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि अब हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। अब हम अपना नेता चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। पहले क्या था? पहले राजा मर जाता था तो राजा का लड़का चाहे योग्य हो चाहे अयोग्य हो वही शासन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देख लीजिए, निम्न स्तर से शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। ग्राम का हेड कौन होता है? प्रधान होता है। अगर प्रधान भ्रष्टाचार करता है, गबन करता है, तो जो पंचायत के सदस्य हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके क्या करेंगे? उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधान को उसके पद से हटा सकते हैं। तो जनता ही चुनती है प्रधान को प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। पंचायत सदस्यों को जनता ही चुनती है और उनको हटाती भी प्रधान को कौन है? पंचायत सदस्यों को कौन हटाता है? जनता ही हटा देती है। अर्थात अब हम अपना नेता चुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं, और नेता यदि भ्रष्टाचार करता है, संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, तो हम उसको हटाने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, जनता का शासन, हमारा शासन हमारे ही लिए और हमारे द्वारा। अभी मैंने आपको निम्न स्तर पे जो शासन की सबसे छोटी इकाई है उसके थ्रू मैंने बताया कि ये जो सुक्ति है, ये जो उद्देश्य है हमारे संविधान निर्माताओं का, ये कैसे प्रूव्ड हो रहा है। अब देख लीजिए आप उच्च स्तर पे देखिए, राष्ट्रपति हो गया। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, और उस निर्वाचन आयोग में
जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। जो संवैधानिक निकाय होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और अब दिल्ली हो गया, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भी उसमें शामिल होंगे और सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उस निकाय में। अर्थात उस निकाय के जो सदस्य होते हैं उनको कौन चुनता है? उनको जनता चुनती है, हम आप चुनते हैं। और वो जो संवैधानिक निकाय होता है वो क्या करता है? वो मतदान करके प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, गूढ़ सलाका पद्धति के द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। ओके, इट मीन्स कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भारत की जनता सीधे सीधे वोट नहीं देती है। भारत की जनता जिसको मतदान करती है, सांसदों को चुनती है, निर्वाचित सांसदों को चुनती है, निर्वाचित विधायकों को चुनती है, वो उसमें मतदान करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मतदान करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का सबसे बड़ा कार्यपालकीय अधिकारी होता है। तो उसको भारत की जनता ही निर्वाचित करती है एक तरीके से, हम कोई कार्य करें या हमारा कोई प्रतिनिधि कार्य करे। तो संवैधानिक निर्वाचन आयोग उसका निर्वाचन जो निकाय है वो क्या कर रहा है? उसका चुनाव कर रहा है। और यही भारत का राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत इसके ऊपर महाभियोग इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को चलाकर इसको हटा दिया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव भी एक तरीके से जनता ही अप्रत्यक्ष रूप से करती है और इसको हटाता भी कौन है? इसको जनता ही हटाती है। जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर चलाया जाता है वो कहाँ चलाया जाता है? संसद में चलाया जाता है। और संसद में कौन बैठता है? हमारे ही आपके द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भेजे गए सांसद बैठते हैं। वो जो सांसद होते हैं, पार्लियामेंट क्या करता है? एक समिति के माध्यम से उस समिति में चाहे संसद के सदस्य हों, चाहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, उस समिति में ये जो संसद के सदस्य होते हैं या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनसे मिलकर बनने वाली समिति के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए संविधान के अतिक्रमण की जांच कराई जाती है और उसको संसद में बहुमत सिद्ध करके हटाया जाता है। तो संसद में जो लोग बैठते हैं उनको भी तो हम ही आप चुनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इट मीन्स कि आपके प्रीलिमिनरी में अगर पूछता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है तो आप किस ऑप्शन पे निशान लगाएंगे? जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। अगर पूछता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है, तो आप किस ऑप्शन पे निशान लगाएंगे? गणराज्य से क्या तात्पर्य होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है रिपब्लिक का मतलब होता है अब हमारे यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है